प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट 60 में। तो जैसा कि पता है कि ऑल यूनिट का फर्स्ट पार्ट मैंने सेंड कर दिया है। पिछली पिछली वीडियो में आपने देखा है। ये उसका दूसरा पार्ट है। यहाँ 51 से इसका सीरीज स्टार्ट होगा, है ना। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसको व्याख्यान सहित मैं कह रही हूँ। उम्मीद ये करिए कि जो आप रचनाएं यहाँ पढ़ रहे हैं वो रचनाएं आपको याद ही हो जाएं, ठीक है। क्लास के वक्त ही, ज़्यादा वक्त को जाया ना करते हुए चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न हो चुका था, है ना। इस प्रश्न का जिक्र हमने किया था कि ये जो है धर्मवीर भारती जी ने बच्चन सिंह के लिए किया है, ठीक है। बच्चन जी के लिए किया है, हरिवंश राय बच्चन जी के लिए, है ना। तो इसको आप देख लेना, पढ़ लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, यहाँ हमारा स्थापना है कि आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। तर्क दिया है कि हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। इसका बता दो जो करेक्ट आंसर है। दोनों ही गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो यहाँ दिया गया है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है, तो आलोचना पर नहीं बल्कि आधुनिक हिंदी उपन्यास पर, है ना। यहाँ होना था आधुनिक हिंदी उपन्यास। बता दो ये PYQ ही है। और जितने हमने अभी तक आपने जितने स्थापना और तर्क देखे होंगे मेरी वीडियोस पर, सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्न के ही लिए थे, स्थापना और तर्क वाली। थोड़ा सा फेरबदल मैंने किया था, है को नहीं है करके, थोड़ा सा देखने के लिए कि कैसा आप तर्क कैसा लगा पाते हैं। बाकी सब वही था। यहाँ है कि हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। देखो नहीं है तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो दोनों ही गलत है ना। यहाँ पर जो हमारा 52 का है, दोनों ही गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा नहीं है कि लाइक करना है या कमेंट करना है। इस ये कहकर मैं समय को नहीं व्यर्थ करना चाहती। तो आप समझते हैं कि वीडियो को लाइक करना है ना। यदि पसंद आया जाता है वीडियो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न हमारा आता है कि प्रलय सृजन भस्मांकुर वाणी की व्यथा जो चलाए तोड़ते हैं, इसका क्रम सही क्या होगा? तो बताऊं, ए नंबर सही क्रम है। प्रलय सृजन जो है 1950 शिव मंगल सिंह सुमन का है। भस्मांकुर हम जानते हैं कि नागार्जुन का है, 1971 ईस्वी। और वाणी की व्यथा शिव मंगल सिंह सुमन की ही है, जो कि 1980 में प्रकाशित हुई है। और जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985 में प्रकाशित हुई है, केदारनाथ की। तो आप चाहें तो ऐसे 50 से 71 ऐसा करके इसको 50 से 71 और 80-85 ऐसा याद कर सकते हैं ना, 80-85। और ये जिनकी रचनाएं हैं उनका जन्म समय भी आपको याद रखना है ना। नागार्जुन 11, फिर शिव मंगल सिंह ये 15 हैं। और फिर हमारे आते हैं केदारनाथ 1911 में ही आते हैं, है ना। तो मतलब ये ज़्यादा 19 को ज़्यादा मत रटा करो। उसे जब समझ जाओ कि 19 के हैं, एक बार दिमाग में रखो। इसके बाद कई बार मैंने रिपीट किया है कि ऐसे ही याद कर लो, है ना। 71, 80, 85। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है, निम्नलिखित कविताओं का हमें असंगत चयन करना है, ठीक है। बता दूं हमारे मित्रों को ये 50 रुपये का PDF प्रोवाइड किया गया है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूँगी कि ये हमने यहाँ पर टाइपिंग की थी, लेकिन इसी का हमने 50 रुपये में PDF दिया है, जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेकिन इसका आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइपिंग किया था, है ना। तो हमारा अब यहाँ देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आता है कि ओहो प्रश्न आता है कि संशय की एक रात शमशेर बहादुर, बिल्कुल देखो स्पष्ट दिख रहा है ना। असंगत हमें स्पष्ट ही दिख रहा है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है कि जो संशय की एक रात है हम जो संशय की एक रात है वो शमशेर बहादुर की नहीं बल्कि नरेश मेहता की है। और ये 1962 में प्रकाशित हुई है, ठीक है। 1962 में प्रकाशित हुई शमशेर बहादुर की नरेश मेहता की संशय की एक रात। त्रिकाल संध्या भवानी प्रसाद मिश्र की ही है। ये 1978 में प्रकाशित हुई है त्रिकाल संध्या। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की कृत है। और दिल्ली दरबार जो है वो दिल्ली दिनकर की 1954, है ना। दिल्ली दिनकर 1954। अब इनके जन्म समय आप जरूर याद रखो फ्रेंड्स, क्योंकि जन्म समय क्रम लगाने के लिए आता है। और जितनी रचनाकारों का जिक्र मैंने किया है ना, उन्हीं में से पूछे जाएंगे, बिल्कुल उन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो 5 आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ कुछ तो बेहतर है मैम की इस क्लास में। अगला प्रश्न फिर आता है 55 का कि कल्पना केवल काव्य सृजन के लिए नहीं बल्कि उत्कृष्ट आलोचना के लिए भी अनिवार्य है। यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? तो बताऊं, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, इलियट जी के लिए। अब थोड़ा सा इनके भी मत देख लेना, कॉलरिज, मैथ्यू एंडल और आइए रिजल्ट की भी थोड़ा देख लेना, क्योंकि इनके भी कुछ काव्य संबंधी तथ्य पूछ लिए जाते हैं। माच और ख्याल कहाँ का लोक नाट्य है? बड़ा फेमस है और प्रश्न आता ही आता है ये। तो देखो माच और ख्याल जो है वो कहाँ, राजस्थान का है ना। अब उत्तर प्रदेश में क्या होता है? तो रासलीला लोक नाट्य प्रमुख है उत्तर प्रदेश के लिए। महाराष्ट्र के लिए तमाशा प्रमुख है।
हरियाणा के लिए स्वांग प्रमुख है और गुजरात के लिए भवई प्रमुख लोक नाट्य माना गया है। आगे फिर देख लेते हैं। एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगी, एक कुछ 50 सेकंड लेकर के बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जब मैं पढ़ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि प्रमुख रचनाएं कौन हैं। तो मैंने ये बात पता ना चल पाए तो मैं क्या करती थी कि मैं जिन रचनाओं को मैं नोट किया कि जिनको सम्मान मतलब सम्मान प्रदान किया गया है ना, जिनको किसी पुरस्कार से नवाजा गया है, चाहे वो साहित्य अकादमी हो या ज्ञानपीठ पुरस्कार हो या व्यास सम्मान हो, जो जो भी हो, तो मैंने उनको अलग रखा सबको, है ना? इन रचनाओं को मिला है तो मैंने उनको प्रमुख रूप से रखा और उन्हीं रचनाओं को, उनकी रचनाओं को, उनके उन कवियों को, उन रचनाकारों को मैंने ज़रूर पढ़ा है। तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ था कि ये प्रमुख हैं क्योंकि इनको पुरस्कार से नवाजा गया है और कुछ ख़ास रही होगी इनकी कविताओं में। तो ऐसा ट्रिक आप देख लेना, 1-2 दिन, एक दिन का समय निकाल करके थोड़ा-सा देख लेना कौन-सी रचनाओं को जब पुरस्कार वाला आप लेसन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको वैसे भी पता चल जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं। नवजागरण सुधार आंदोलन में सहयोग देने वाले संस्थाओं का हमें असंगत बताना है। तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, देखो स्पष्ट दिख रहा है कि जो आर्य समाज है वो जो आर्य समाज है ना, जो आर्य समाज है वो 1880 नहीं, है ना, 1880 में प्रकाशित 1880 में ये आंदोलन नहीं चला गया था, बल्कि ये 1875 में चला गया था। और पता है आर्य समाज जो है किसका है, तो दयानंद सरस्वती का है। बाकी प्रार्थना समाज हम जानते हैं कि आत्माराम पांडुरंग हैं। अब बताऊं, कहीं कहीं पर केशव चंद्र सेन के सहयोग से रानाड़ी और देवेंद्र नाथ का भी जिक्र होता है प्रार्थना समाज के लिए। सत्य शोधक समाज आप जानते हैं कि ज्योतिबा फुले हैं। और रामकृष्ण मिशन बिल्कुल सही है, स्वामी विवेकानंद है ना। तो इसको आप देख लेना कौन इसके प्रवर्तक हैं, इनका प्रकाशन वर्ष और ये समाज कब प्रकाशित हो, मतलब इस समाज का ये आंदोलन कब चला था, है ना। ये 3-4 चीज़ें हैं, इसमें देख लेना। अगला प्रश्न फिर हमारे पास आता है कि निम्नलिखित कथन बताना है कि का उद्देश्य ओह अच्छा, ये रिपीट हुआ है मेरे ख्याल से, ये रिपीट प्रश्न है ना, ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है। चलो हटाओ, अभी एक बार इसका जिक्र हो गया था, है ना, इसका जिक्र हुआ है फ्रेंड्स। इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि निम्नलिखित रचनाओं का हमें सही अनुक्रम बताना है। अब ये इकाई 5 से लिखी रचनाएं हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ टाइप किया, मतलब नोटिस किया था, जब से एनटीए एग्जाम ले रहे हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें हट के नहीं देते हैं। वो जितने आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जैसे इधर कथेतर गद्य जो भी हैं, इकाई 6, 7, 8, 9 इधर, और इकाई 5 से ही कविताओं का जो प्रकाशन वर्ष है वो पूछ रहे हैं, ना कि कहीं अन्यत्र से, है ना। इकाई 2 में जो कविताएं लगी हुई हैं वहाँ से तो प्रश्न बनते हैं, ये बात सही है, लेकिन वो ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं हमारे जो पाठ्यक्रम में लगी हुई कविताएं हैं उन पर। उन्हीं कविताओं को वो दे रहे हैं, कहाँ पर, पंक्तियों के रूप में, है ना। तो देख लेते हैं 59 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, ए नंबर बिल्कुल हमारा करेक्ट आता है, ठीक है। बी नंबर हम सॉरी हाँ, ए नंबर सी नंबर हमारा करेक्ट है ना। सी करेक्ट है क्योंकि पहले आता है बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा 1952 में, फिर यह दीप अकेला 53 में, फिर आता है उर्वशी 61 में और अंधेरे में 1964 में। मैं बताने की आवश्यकता नहीं है ये रचनाएं किसकी हैं, सबको बिल्कुल रटा हुआ है। आगे फिर देख लेते हैं कि हिंदी नवगीत विधा के कवि नहीं है तो कौन नहीं है। जयप्रकाश करदम नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जयप्रकाश करदम दलित विधा की रचनाओं के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवाइयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रसखान के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो 61 का बिल्कुल करेक्ट है आचार्य शुक्ल के लिए। पर रसखान की कुछ और विशेषताएं देख लेना जो शुक्ल ने कहे हैं, क्योंकि कई रचनाओं को लेकर के पूछा जाता है कि निम्न में से क्या कथन आचार्य शुक्ल ने नहीं कहे हैं। ये भी देखो सरल है। जॉर्ज ग्रेसन भक्ति आंदोलन का उदय किस धर्म से मानते हैं, तो ईसाइत से। यहाँ मैंने जॉर्ज ग्रेसन को लिया है। आपको कुछ और हैं, कुछ और विद्वान हैं जो मतलब भक्ति आंदोलन का उदय कैसे मानते हैं, किसने लोक जागरण का काल कहा है, किसने भक्ति आंदोलन का क्या कहा है। तो ये चीज़ें देख लेना, खासकर हजारी प्रसाद और आचार्य शुक्ल का जरूर देखना कि भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में वो क्या मत व्यक्त करते हैं, है ना। मतलब कुछ प्रश्नों को लेने का मोटिव यही है कि इनको आप थोड़ा सा गौर से पढ़ लें। जैसे इकाई 1 कि ऐसी कोई भी मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक ना हो जिसका हमने प्रश्नोत्तरी में जिक्र ना किया हो, या प्रश्नों का कोई टॉपिक ना हो जिसका हमने जिक्र ना किया हो, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। फिर हमारा प्रश्न बनता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो बता दूं, खड़ी बोली जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, क्योंकि खड़ी बोली जो है मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पटियाला, है ना, यहाँ के क्षेत्र में बोली जाती है।
अब मैथिली भी देख लेना, क्योंकि मैथिली दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया यहाँ बोली जाती है। अवधी, लखीमपुर, बाराबंकी, बहराइच आदि आदि जगहों पर बोली जाती है। क्योंकि ये PYQ का बड़ा फेमस प्रश्न रहा है, बहुत बार रिपीट हुआ है, और ऐसे प्रश्नों को जरूर आप अपने माइंड पर रखें। फिर हमारा एक प्रश्न आता है, बड़ा ही फेमस है, और प्रश्न ये बनता है कि हमें असंगत बताना है ना। असंगत बताना है। संरचनावाद 1725, अस्तित्ववाद 1318 ईस्वी, 1813 ईस्वी, और मनोविश्लेषणवाद 1856 ईस्वी, यथार्थवाद 19वीं सदी, या सभी युग में संगत हैं। तो 64 का बता दूं, ई नंबर करेक्ट है, सभी युग में संगत है ना। आगे फिर देख लेते हैं प्रश्न। फिर हमारा बनता है कि लोक हृदय के हृदय में लीन होने का नाम रस दशा है। बिल्कुल सही है। इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोक धर्मी होना आवश्यक नहीं है ना। ये देखो नहीं आ गया तो ये गलत हो गया है ना। ये जब नहीं आ गया तो ही ये क्या हो गया, 65 का। अच्छा, इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोक धर्मी होना आवश्यक नहीं। स्थापना है कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए या क्योंकि इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोक धर्मी होना, अच्छा हाँ, कवि का लोक धर्मी होना आवश्यक नहीं, ये बात सही है ना। थोड़ा ए और आर दोनों सही है, ठीक है। 65 का ए और आर दोनों सही है, सी नंबर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। तो यहाँ भाषा युग वशिष्ठ है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। राम प्रसाद निरंजनी की है ना, 1741 ईस्वी। नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है, जो कि 1800 ईस्वी। बता दूं कि आचार्य शुक्ल ने जो कथन इन उन 4 गद्य महानुभवों के लिए कहे हैं, उसको बिल्कुल आप नहीं छोड़ना है। आपको यदि ये वाला आपको आधुनिक गद्य पढ़ना है, तो मेरी सलाह है कि आप जो पांडे जी की पुस्तक है, वो 2-3-4 पेज का है पूरा, उसको एक वन लाइनर का आप पढ़ लें, तो यहाँ से बनने वाला कोई प्रश्न भी आपका गलत नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया तथ्य दिया गया है वहाँ पे। चाहे वो राम प्रसाद निरंजनी हो, या राजा लक्ष्मण सिंह हो, या शिव प्रसाद सितारे हिंद हो, कोई भी हो, बहुत बेहतर दिया है। तो वहाँ आप देख लेना फ्रेंड्स उसको। आगे फिर देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बड़ा फेमस प्रश्न है कि रचनाकार का हमें सही अनुक्रम बताना है यहाँ पर। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। ए नंबर करेक्ट है। 19वीं सदी आता है कौन सा, कुबलेमाला कथा है ना। यहाँ पर कुबलेमाला कथा जो है 19वीं सदी आता है। उद्योतन सूरी राउलवेल रोड कवि की है। ये कहीं कहीं पर 10वीं सदी बताऊँ, कहीं कहीं पर इनका रोड़ा कवि भी नाम आता है ना। शिलांकित कृति है ये राउलवेल। और गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की श्रेणी में भी आती है। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा की है, 12वीं शती। और वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिषर ठाकुर की है, और 14वीं शती में ये प्रकाशित हुई है। और मैथिली हिंदी में रचित ये कोश ग्रंथ के नाम से जानी जाती है। कौन, वर्ण रत्नाकर। आगे फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। फिर आता है कि निम्नलिखित रचना अवधी भाषा में नहीं है। कौन सी रचना है जो अवधी भाषा में रचित नहीं है। तो देखो विनय पत्रिका स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा में रचित है ना। संवत 1631 में प्रकाशित हुई है। 279 पद हैं विनय पत्रिका में, क्योंकि ये देखो एमए के पाठ्यक्रम में लगा भी हुआ था है ना। एमए के पाठ्यक्रम में ये विनय पत्रिका थी, जिसकी पुस्तक मेरे पास आज भी रखी हुई है। मुक्तक काव्य है ये, ठीक है, मुक्तक काव्य है। आगे फिर देख लेते हैं। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों के मेल की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखो यही बात गलत हो गई। उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन की पूर्णता में, है ना। तो ये देखो यहाँ पे गलत हो गया। तो ए नंबर करेक्ट है, ए सही, आर गलत है ना। अब ये भी PYQ से ही मैंने लिया था, ठीक है। आगे फिर देख लेते हैं कि किस निबंध की शुरुआत स्वप्न के जरिए होती है। तो बिल्कुल ए नंबर करेक्ट है ना। शिव शंभू के चिट्ठे की जो शुरुआत है वो स्वप्न के जरिए होती है। 1903 में प्रकाशित हुई है। भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। बाल मुकुंद गुप्त कृत है ना, शिव शंभू के चिट्ठे। कविता क्या है थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। 1939 शुक्ल जी। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह, उत्तरा फाल्गुनी पास। ये हमारे पाठ्यक्रम में सब लगे हुए हैं, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है इसका। चलो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर बनता है कि क्रौंचे के अभिव्यंजनावाद की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है। तो बताऊं कि यहाँ पर जो है ई नंबर करेक्ट है। सभी जो है क्रौंचे के अभिव्यंजनावाद की विशेषताओं को व्यक्त करते हैं कि अभिव्यंजना आत्म प्रक्रिया है, कला आंतरिक व अखंड होती है, कला रूप में विद्यमान होती है, सहजानुभूति अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है। तो सभी जो है सत्य कथन है।
अगला प्रश्न फिर बनता है कि इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्य है ना। आप देखेंगे जो अब जब आप पंडित जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वर्मा जी के लिए यह कथन बिल्कुल रहस्यवाद के लिए, और यहाँ से एक PYQ भी बना था, ठीक है। ऐसे ही रहस्यवाद करके भी 2019 में मेरे ख्याल से आचार्य शुक्ल के कथनानुसार एक प्रश्न भी बना था। तो ये जो कथन है वर्मा जी के लिए है, महादेव वर्मा के लिए आचार्य शुक्ल का कथन है ना। आगे फिर देख लेते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लिया करें। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा वक्त मैं यहाँ पर लगाऊं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। मैं चाहती हूँ कि ये पाँचों सेट बिल्कुल हो जाएं। इससे पहले ये पाँचों सेट को यदि आप ले लेते हैं और इसको मतलब मेरे वीडियो सॉल्व न करने से पहले आप थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लगा कर बढ़िया इसको जल्दी जल्दी से थोड़ा फास्टली देख लें और मूल्यांकन कर लें कि आप मतलब कितने प्रश्न, उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं है, आप देखो कितने प्रश्न हैं जो कि आप सही कर पा रहे हैं, है ना। ऐसे ही देख लो कितने कैसे सही कर पा रहे हैं। इसके बाद इसका यहाँ पर आप भी सॉल्व भी देख लेना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत कुछ यहाँ से आप सीख कर जाएंगे। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित उपन्यासों के विषयों के साथ हमें असंगत बताना है। तो बिल्कुल स्पष्ट ही दिख रहा है कि नाच्य बहुत गोपाल जो है वो कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है ना, कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। 1978 में ये प्रकाशित हुई थी नाच्य बहुत गोपाल। और ये जो है ना भंगी समाज के इतिहास का इसमें जिक्र आता है, जिसमें मतलब उनकी वर्तमान जीवन की जो नारकीयता का चित्रण है वो देखने को मिलता है इसमें, भंगी समाज के, है ना, नशे भट्ट गोपाल में। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में प्रकाशित हुआ है। गली आगे मुड़ती है, हम जानते हैं कि रामदर्श मिश्र 1974 में प्रकाशित हुई है। आगे फिर देख लेना, आगे फिर मैं फास्ट कर रही हूँ ताकि ज़्यादा समय भी न जाए और हमारा वीडियो भी फास्ट आपके पास पहुँच जाए, है ना। तो यहाँ पर छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मार्शलवाद का काव्य है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ भावना की व्यक्ति हुई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किस ईयर का पूछा गया प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं। 74 का यहाँ पर C नंबर करेक्ट है, A और R दोनों सही है। आगे फिर देख लेते हैं, शंखमुखी शिखरों पर यह कृति किसकी है, ये भी कई बार रिपीट हो चुकी है ना। ये लीलाधर जंगूरी जी की है। और यहाँ पर आपको धूमिल की रचना अवश्य पढ़ लेनी है ना, धूमिल की रचना जरूर देख लेना। शंखमुखी शिखरों पर 1964 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और थोड़ा धूमिल को देख लेना, इनका जन्म क्रम आप देख लेना, लीलाधर जंगूरी का 1940 में इनका जन्म क्रम है। आगे फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध लालित्य मीमांसा के कितने सूत्र बताए हैं। तो स्पष्ट है 3 सूत्र बताए हैं, है ना। पहला सूत्र आता है सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना। दूसरा है बंधन के विरुद्ध विद्रोह। तीसरा है सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की त्रिसक्षा का परिणाम, है ना। यही इनकी लालित्य मीमांसा के 3 सूत्र हैं। अगला प्रश्न फिर बनता है कि अव्यक्त की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है। तो बता दूं, यहाँ बने PYQ से उठाया था प्रश्न, ठीक है। आप देखेंगे दृष्टि पब्लिकेशन में कुछ और विषय वस्तु है और पांडे जी की पुस्तक में कुछ और विषय वस्तु है। तो यहाँ इस प्रश्न का जब मैंने विषय ढूंढा तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था उसी प्रश्न को मैंने उठाया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो प्रश्न है कहाँ आता है, तो शकुंतला की अंगूठी में आता है। A नंबर है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। शकुंतला की अंगूठी जो है 1990 में प्रकाशित हुई है। श्वेत बंधु 1972, द्रौपदी 1972 में ही प्रकाशित हुई है, ठीक है। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है किसके ये नाटक है, सुरेंद्र वर्मा स्पष्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे फिर देख लेते हैं, तदोषो शब्दार्थो श्रगुणावलम कृति पुनः कॉपी, है ना। बताना है कि ये जो पंक्ति है किस आचार्य की है ना, किस आचार्य की पंक्ति है। तो देखो बता दूं यहाँ पर ये जो उक्ति है 78 नंबर की हमारी करेक्ट है ये। यहाँ पर E नंबर जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ये E नंबर करेक्ट है ना। तो ये भामा की है, ना कुंतक की है, ना रुद्रट की है ना। तो फिर किसकी है ये, तो बता दो ये मम्मट की है ना। ये किसकी है, D नंबर यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है ये जो है मम्मट का है ना, मम्मट की है। अब आप ये देख लेना, मुझे ये देख लेना फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको देखनी है कि भामा ने क्या कहा, है ना। तो भामा ने कहा कि शब्दार्थों सहित काव्यम गद्यम पद्यम चैत था। फिर यहीं पर कुंतक का देखेंगे तो कुंतक ने कह दिया है कि शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी। रुद्रट की बात करो तो रुद्रट ने कहा कि नन शब्दार्थों काव्यम, ये संस्कृत के काव्य लेखन के संबंध में इनकी उक्तियां हैं, है ना। तो ये देख लेना आप। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है ना, इसलिए जीवन का अलौकिक पक्ष उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है A नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। A नंबर करेक्ट है क्योंकि इसमें जीवन का लौकिक पक्ष नहीं आता है, ये गलत हो गया, लौकिक पक्ष नहीं आता है, यही बात तो गलत हो गई। बाकी A नंबर करेक्ट है, A सही और R हमारा बिल्कुल गलत है ना। आगे फिर देख लेते हैं, उत्तरकांड की कथा वस्तु के 2 भाग हैं।
आरंभ में वेद स्तुति, शिव स्तुति, राज्याभिषेक उत्तरकांड का अंतिम भाग किस विषय पर आधारित है, ये हमें बताना है। तुलसी का भक्त विज्ञान पर, मानव जीवन का महत्व, मानव जन्म का महत्व पर, संत असंत के लक्षणों का वर्णन पर, या इनमें सभी पर, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, बताऊं बिल्कुल सभी है। डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। सभी पर इनका प्रभाव जो है, इनका जो सभी विषयों पर आधारित है, उत्तरकांड का दूसरा भाग। आगे फिर देख लेते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है ना। मैंने अक्सर जिक्र किया है ऐसे प्रश्नों का कि बता देना है कि कौन सा जो रचनाएं हैं किस भाग में है। महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्त काव्य है, गीत काव्य है, कैसी है ये देख लेना। कितने भागों में विभक्त हैं ये भी देख लेना। तो यहाँ पर संगत बताना है, तो बता दूं केवल यहाँ पर एक ही संगत है ना। केवल एक संगत है रसमरथी, जो कि 17 सर्ग 7 सर्ग बिल्कुल क्लियर है। हम जानते हैं कि प्रिप्रवास कितने सर्गों में है, 17 सर्ग। कामायनी 15 सर्ग, साकेत नवम सर्ग 12 सर्ग, है ना। ये देखो हमारे यहाँ करेक्ट है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल एक ही सही है, बाकी सभी गलत है। अब देख लेना थोड़ा सा आप इनको, बहुत ही सरल प्रश्न है ये, सामान्य से प्रश्न है ना। गिनती के द्वारा कुछ परसेंट है जो कि बहुत सामान्य पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न बहुत ही सामान्य होंगे जिनको उत्तर आपको देख के ही बन जाएगा। जैसे इन प्रश्नों का उत्तर आप बिल्कुल देख के ही कर सकते हैं, बहुत ही सामान्य से प्रश्न है ये, है ना। भारत भारती 3 खंड है, बिल्कुल सही है। उर्वशी 5 अंकों में सही है। अंधेरे में 8 खंड सही है। रामचरितमानस 7 कांड गलत हो गया, क्योंकि वो 8 कांड गलत है, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो 7 कांडों में विभक्त है ना। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न आता है कि गोपियों को सभी सपने में भी कभी सपने में भी नहीं झलका, ताकि बांस की बांसुरी में घूंघट खोल कर नचा देने वाली शक्ति भरी है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है, तो बिल्कुल करेक्ट है, एक कानों में कंगना, है ना। कानों में कंगना राजा राधिका रमन, हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, 1913 में प्रकाशित हुई थी। दुनिया का अनमोल रतन आप जानते हैं 1907 प्रेमचंद्र जी। जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई है, लेकिन यदि बात करूं तो संग्रह किस में संग्रहित है, तो सोजे वतन में, ठीक है। सोजे वतन में 5 कहानियां संग्रहित हैं, जिनमें एक दुनिया का सबसे अनमोल रतन भी है। आकाशदीप बिल्कुल हम जानते हैं, आकाशदीप 1929 से प्रसाद जी। कोसी का खटवार 1957 में राजेश जोशी कृत है, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, कोसी का खटवार। आगे फिर देख लेते हैं। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि धिक जीवन जो पता ही आया है विरोध, है ना। बिल्कुल बहुत इजी प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर 84 का जो करेक्ट है, बी नंबर बिल्कुल त्रिपाठी जी का है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है ये। आगे फिर देखते हैं अगला प्रश्न। उनके गीतों में कला का अमूल्य अक्षुण्ण भाषा के रंगों को हल्के हल्के स्पर्श से मिलाते हुए मृदुल तरल चित्र आंक देना उनकी कला की विशेषता है। महादेव वर्मा के कला पक्ष का वर्णन किस आलोचक ने किया है, 85 का बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डी नंबर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है 85 का। 85 का ए नंबर, ठीक है, माफ कीजिएगा, 85 का ए नंबर हमारा करेक्ट है। आचार्य शुक्ल के लिए कथन है, ठीक है, आचार्य शुक्ल ने यह कथन कहा है महादेव वर्मा के लिए, है ना। आगे फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। फिर हमारा बनता है निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है 86 का ए नंबर। पहले बिहारी सतसई, जयश्री ग्रंथावली, ब्रह्मगिरसार और कबीर, है ना। यदि आपको यहाँ पर मिस्टेक होता है तो आप मेरी तरह लिख सकते हैं। आप यदि आपके पास दृष्टि की पुस्तक है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास जो भी इसका सिलेबस है, सिलेबस पर जाएंगे, रिवीजन के तौर पर सिलेबस को जो कोरा कोरा बिल्कुल भरा हुआ है, जहाँ केवल रचनाएं हैं, आप चाहें तो वहाँ पर स्पष्टता इन सब का देख सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो कि क्रम से लगी हुई हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं। आप जब गौर से देखेंगे तो वहाँ क्रम ही इनका बिल्कुल दिया गया कि पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, ऐसा करके, है ना। क्योंकि ये जो आप यहाँ देखेंगे, साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे इकाई 5 में बड़ी अच्छी खासियत है कि पहले आदिकाल की रचनाएं आई हैं, फिर भक्तिकाल की, फिर रीतिकाल की, फिर आधुनिक काल की। बहुत बहुत बढ़िया बेहतर दिया है ये क्रम। मतलब जिन्होंने विषय को या मैं यूँ कहूँ कि जिन्होंने सिलेबस को बनाया है वो मतलब बहुत ही बहुत ही अच्छे व्याख्याता हैं। तो बस नहीं जानती कि आप लोग इसको गौर से आप कर पाए होंगे या नहीं, समझ पाए होंगे या नहीं, बाकी मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा था, तो यही मैं बोल रही हूँ। फिर बनता है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों का हमें सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पर भी तो जो 87 का है वो ए नंबर ही करेक्ट है। मैं नीर भरी दुख की बदली, अच्छा बहुत बार इसका जिक्र किया मैंने, है ना। या मंदिर का दीप बादल को घिरते देखा अकाल, और उसके बाद कई बार इसका पिछली वीडियो में जिक्र किया है। प्रकाशन वर्ष का बताने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं का संकलन किसमें है ना। असंगत बता दो किसमें है। तो कालिदास का तरंगे पंखों वाली, कलगी बाजरे की हरी घास पर क्षण भर में, रोटी और संसद कल सुनना मुझे, यह मंदिर का दीप दीप शिखा में, या फिर सभी युग्म संगत हैं।
है ना, हमें बताना था, असंगत चुनना था। लेकिन बता दूं यहाँ पर सभी युग्म संगत है, ई नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं, संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता, पंक्ति कहाँ से ली गई है। देखो इनको आप जरूर देख लेना, इनको देख लेना, और बाकी किनको देखना है वो आपको अगली वीडियो में जरूर मिल जाएंगे, है ना। यदि पाँचों सेट सॉल्व करके आपको मिल जाते हैं, कोशिश मेरी यही रहेगी कि वो मैं जल्दी सॉल्व करूँ, बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे रिवीजन भी करवाना है। एक बार मैं फाइनल रिवीजन लेकर आना चाहती हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है इसका 89 का, वो सी नंबर करेक्ट है ना। फिर भी कलह प्राण मेरे से लिया गया है। आगे फिर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो बड़े ही सरल प्रश्न है, इनको आप गलत करेंगे तो मतलब कह नहीं सकती कि कैसे आप गलत कर पा रहे हैं। निम्नलिखित रचनाओं का हमें संगत बताना है, कौन सा युग्म है जो कि संगत है ना। यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ था, हमें असंगत चुनना था। जिनके पास पीडीएफ होगा वो आप थोड़ा सा गौर कर देखना 90 वाले प्रश्न को। यहाँ पर हमें असंगत चुनना था, बाकी सभी संगत है, एक ही असंगत है। कौन सा है वो असंगत है, बी नंबर उर्वशी, है ना। असंगत जो है हमारा 90 का बी उर्वशी असंगत है, क्योंकि उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुआ है, 5 अंकों में विभक्त है ना। उर्वशी का ये गलत हो गया, यही असंगत है। यहाँ पर हमें आ लगाना था, वो मिस्टेक हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे प्रश्न आता है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, तो नीरजा में संग्रहित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीरजा 1935 में प्रकाशित हुआ है, निहार 1930 में, सांध्य गीत 36 में, और यामा जो है 1940 में प्रकाशित हुआ है। ये आपको पता है वर्मा जी की कृतियां हैं, है ना। आगे फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित कवियों के जन्म समय का सही हमें अनुक्रम बताना है, वो असंगत बताना है। अच्छा, अनुक्रम पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ हमने असंगत को ले लिया है। एक प्रश्न मैंने छोड़ा है, सही जोड़ी मिलान करने वाले, है ना। सही जोड़ी मिलान करके टाइप करना काफी मुझे डिफिकल्ट लगता है फ्रेंड्स, को मतलब कर्सर को इधर उधर घुमा के ले जाना, तो क्योंकि यहाँ पर कर्सर देखो नेट कंप्यूटर पर कर्सर कहीं भी भाग सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने उनको रखा नहीं है। उनको उनकी जगह पर मैंने असंगत वाले को रखा है कि यदि ये ऐसे वाले प्रश्नों को भी आप चूज कर लेते हैं तो आप सही जोड़ी मिलान करने वाले बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो जो हमारा करेक्ट आंसर है बिल्कुल ई नंबर करेक्ट दिख रहा है ना। ई करेक्ट क्यों है, क्योंकि 1592 नहीं 1595, ठीक है, 1595 जो है इनका जन्म क्रम माना गया है बिहारी जी का। बाकी कबीर 1398 सही है, सूरदास 1478, जायसी 1492 और तुलसीदास 1532 बिल्कुल ये सही है। आगे फिर देखते हैं कि मुक्तिबोध की कविता में प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, तो बिल्कुल स्पष्ट है, फैटेंसी की। फिर अगला प्रश्न आता है कि असत्य कथन का हमें चयन करना है ना। असत्य कथन का चयन करना है, बता दूं कि हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य है। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता गिलक्राइस्ट हैं। अब मुझे बताना हमें असंगत ही असत्य ही यहाँ पे चयन करना है ना। 94 नंबर का, तो जो हमारा अभी करेक्ट बता दूं कि बी नंबर ही करेक्ट है, ठीक है, बी करेक्ट है कि खड़ी बोली का जो शब्द के प्रथम प्रयोक्ता है गिलक्राइस्ट है, तो गिलक्राइस्ट नहीं है, असत्य है। तो आप मुझे बताना कि कौन है, सत्य क्या होना चाहिए था, कोई मुझे कमेंट करके बता देना, वहां पर इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, है ना। एक सामान्य सा प्रश्न पूछ रही हूँ, खड़ी बोली को यदि आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि तो पर वारू उर्वशी सुंदर राधिके सुजान, है ना, किसका है, बिहारी सत्ता से लिया गया है। बाकी उर्वशी को थोड़ा देख लेना, इनकी कुछ पंक्तियों को देख लेना। आगे आता है कि तू दानी में कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र में पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। यह पंक्ति किस रचना से दी गई है, तो बिल्कुल 96 का करेक्ट है, ए नंबर रस मिर्षि थे। इनको देख लेना, उर्वशी रामचरितमानस फिर को जरूर देखना। रस में रथी को भी आप देख लेना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि के 1-2 बार प्रश्न यहाँ से बने हैं, पर थोड़ा देखने में क्या हर्ज है, आप देख लीजिएगा पंक्तियों को। प्रेमचंद्र एक विवेचन किसकी आलोचनात्मक कृति है, तो इंद्रनाथ मतान बिल्कुल करेक्ट है ना। आगे फिर प्रश्न बनता है कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा इसके बल पर खड़ी है, साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है, यह कथन किसका है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो करेक्ट आंसर है 98 का ए नंबर करेक्ट है, हजारी प्रसाद जी का यह कथन है। आगे फिर देख लेते हैं, कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण कराना नहीं होता, अपितु बिंब ग्रहण कराना होता है। ये जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी नंबर करेक्ट है, आचार्य शुक्ल का है। चिराग जल उठा किस विधा की रचना है ना, चिराग जल उठा किस विधा की रचना है, तो बता दूं ये जो है ज्ञानदेव अग्निहोत्री की नाटक विधा का रचना है, सी नंबर हमारा करेक्ट है। तो ये हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। बताना चाहूँगी कि यहाँ पर अगला जो आएगा वो पेपर मतलब मॉडल पेपर 2 में सॉल्व करूँगी, बड़े ही बेहतरीन प्रश्न है। अच्छा, इसमें से ऐसा कोई टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं था जहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीतिकाल हो, आधुनिक काल हो, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, यानी कोई भी इकाई 1 के सभी टॉपिक से मैंने प्रश्न उठाए हैं।
साथ ही साथ आपको बता दूं कि इकाई 5, इकाई 6, 7, 8, 9 ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था, इकाई 10 भी हमने समाहित किया। सब कुछ इसमें समाहित है। यदि आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से पेपर कर पाएंगे। 50 रुपये फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है ना, 50 रुपये कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही छोटी सी रकम थी जिसको मैंने रखा था, और काफ़ी मित्रों ने इसका लाभ उठाया है। जिनने जिनने इसका लाभ उठाया है, बता दूं ये केवल मॉक टेस्ट का समय है, केवल मॉक टेस्ट का है। आप मॉक टेस्ट कहीं से भी उठाएं, लेकिन ऑथेंटिक ही उठाएं, ऐसे नहीं कहीं भी अपना समय व्यर्थ करते चले जाएं। ऑथेंटिक ही उठाएं जहां से लें, और मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, है ना। इतने पैसे आपने खर्च किए, कई बार आपने फॉर्म फिल किए, है ना, तो इस बार आपको बिल्कुल स्पष्ट करके इनको देख लेना है और अपना मूल्यांकन कर लेना है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।